CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2। आइए अब सुनते हैं अध्याय 6 का ध्वनि पाठ। शीर्षक है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। और आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 75। अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। अब सुनते हैं पाठ। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या यह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था? वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। इसी पृष्ठ पर एक मानचित्र संख्या 1, और इस मानचित्र पर हम देख सकते हैं मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। इन केंद्रों का नाम आप इसमें देख सकते हैं और इसके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। पृष्ठ संख्या 76। प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलें। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। इसी पृष्ठ पर एक प्रश्न का बॉक्स और
आइए सुनते हैं कि प्रश्न क्या है। ये प्रश्न है, आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? पृष्ठ संख्या 77। इस पृष्ठ पर सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। इसी बॉक्स पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का चित्र दिया हुआ है। आइए सुनते हैं इसका वर्णन। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। अध्याय 2 में आप चोलकालीन कांस्य मूर्तियों के बारे में देखेंगे। ये लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थीं। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो ये थी लुप्त मोम तकनीक। एक प्रश्न आपके लिए, आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग के क्या-क्या लाभ थे? चित्र संख्या 1 का वर्णन हम सुन चुके हैं। ये एक कांस्य मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनय शनय समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामीन यानी भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। उत्तर प्रदेश का वृंदावन, तमिलनाडु का तिरुवन्नमलाई ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। राजस्थान का अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, जिसका वर्णन अध्याय 8 में मिलेगा, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों और मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। पृष्ठ संख्या 78। पृष्ठ संख्या 78 में एक बॉक्स और उस बॉक्स में सबसे पहले एक प्रश्न, और वो प्रश्न है, अपने जिले के नगरों की सूची बनाएं और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर नगरों एवं तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। अब आइए सुनते हैं पाठ। छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। इन्हें बाद में हाट कहा जाने लगा।
इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 2 और ये उस समय के एक नगर के बाजार का चित्र है। पृष्ठ संख्या 79। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की दुकानों पर कर लगाते थे और कभी-कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। इसी पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक चित्र है, चित्र संख्या 3, और इस चित्र में लकड़ी पर नक्काशी करते हुए एक कारीगर का चित्र है। और अब एक बॉक्स का शीर्षक है बाजारों पर कर। आइए सुनते हैं। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे। अब इसी बॉक्स में नीचे एक प्रश्न। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। पता लगाइए कि इन्हें कौन इकट्ठा करता है और वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। अब आइए सुनते हैं पाठ। बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे, जिनका वर्णन अध्याय 7 में मिलेगा। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। पृष्ठ संख्या 80। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे।
लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ इत्यादि हैं, यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाईं। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे सुनेंगे। अगले पृष्ठ पर जाने से पहले 2 बॉक्स। सबसे पहला बॉक्स इस पृष्ठ में बाईं तरफ है। आइए सुनते हैं। और ये एक प्रश्न के साथ आरंभ होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। तो आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाएं। इसी पृष्ठ 80 पर नीचे एक दूसरा बॉक्स, इसका शीर्षक है काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। पृष्ठ संख्या 81। नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर के नाम पर बीदरी पड़ गया। पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर एक चित्र है, चित्र संख्या 4। और अब एक नजर डालते हैं चित्र संख्या 4 पर। ये पीतल के इस मोमबत्ती दान का काला आवरण का चित्र है। साथ ही साथ एक चित्र और, चित्र संख्या 5, और इसमें शॉल के बॉर्डर का चित्र दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 82। सबसे ऊपर एक बॉक्स, शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में गुजरात के अहमदाबाद जैसे कुछ बड़े नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। यह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। अब सुनते हैं पाठ हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। नजदीक से एक नजर।
हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 6 और ये चित्र संख्या 6 है हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। पृष्ठ संख्या 83। इस पृष्ठ पर सबसे पहले एक बॉक्स और इसका शीर्षक है एक किलाबंद नगर। आइए सुनते हैं। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार से किया है। आइए वर्णन को सुनते हैं। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर इसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। नीचे एक प्रश्न, आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? इसी बॉक्स की दाहिनी ओर कुछ और विवरण हमें मिलता है। आइए उस विवरण को विस्तार के लिए सुने। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नगरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 7 और इस चित्र का शीर्षक है हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। आइए अब सुनते हैं पाठ। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बागीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थीं। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों में हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। पृष्ठ संख्या 84। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो आज के खंबात में है, और कुछ समय के
बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहां भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। इसी पृष्ठ पर बाईं तरफ 2 बॉक्स और इसमें 2 विशेष शब्दों का अर्थ बताया गया है। सबसे पहला है वाणिज्य केंद्र। इसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा शब्द है हुंडी। हुंडी का अर्थ एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 85। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई, जो वर्तमान में मुंबई है, से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। इस पृष्ठ पर अब एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है मछुआरों का एक गरीब नगर। सुनते हैं वर्णन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, और प्रश्न है, अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया?
और आइए अब समझते हैं एक शब्द का अर्थ। शब्द है गुमाश्ता। इसका अर्थ है यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। अब सुनते हैं पाठ। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। पृष्ठ संख्या 86। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धिशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 और 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई या वर्तमान मुंबई, कलकत्ता जो आज वर्तमान कोलकाता है, और मद्रास जो उन दिनों चेन्नई था, चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते चले गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। पृष्ठ संख्या 87। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। इसी पृष्ठ 87 पर नीचे एक चित्र
और ये चित्र है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क का। पृष्ठ संख्या 88, एक बॉक्स और इसका शीर्षक है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। इसी बॉक्स में चित्र संख्या 9 है और इसमें वास्को डी गामा का चित्र दिया हुआ है। सुनते हैं विवरण। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 117 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। कल्पना करें, आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसी तैयारी करेंगे? पृष्ठ संख्या 89, फिर से याद करें। 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क. राज राजेश्वर मंदिर खाली स्थान में बनाया गया था। ख. अजमेर सूफी संत खाली स्थान से संबंधित है। ग. हम्पी खाली स्थान साम्राज्य की राजधानी थी। घ. हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में खाली स्थान पर अपनी बस्ती बसाई। 2. बताएं क्या सही है और क्या गलत। क. हम राज राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार या स्थपति का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। ख. सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। ग. काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। घ. सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। 3. तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। 4. मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। इसी पृष्ठ पर कुछ शब्द हैं जिनको बीज शब्द कहा गया है और ये शब्द वो हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल इस अध्याय में किया गया है। आइए सुनते हैं बीज शब्द। मंदिर नगर, नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्य केंद्र, ब्लैक टाउन। पृष्ठ संख्या
90। आइए समझें। 5. आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? 6. मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे? 7. लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? 8. कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? आइए विचार करें। 9. इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है? 10. सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? आइए करके देखें। 11. तंजावुर या हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और उन नगरों के मंदिरों तथा अन्य भवनों के चित्रों की सहायता से एक स्क्रैप बुक तैयार करें। 12. किसी वर्तमान तीर्थ स्थान का पता लगाएं। बताएं कि लोग वहां क्यों जाते हैं और वहां क्या करते हैं। क्या उस केंद्र के आसपास दुकानें हैं और वहां क्या खरीदा और बेचा जाता है। यहां अध्याय 6 समाप्त हुआ।